आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे भाव तोरसेकर, अनुपम मिश्रा, कर्नल अजय रैना, सुशील कुलकर्णी, अभिजीत चावड़ा, विवेक अग्निहोत्री, नीरज अत्री, विष्णु शंकर जैन, आनंद रंगनाथन और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं अनुपम सिंह और अवनीश शर्मा जी। और आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर इसमें होली की सेल चल रही है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके इसके जितने भी आपको डिटेल्स चाहिए वो आप देख सकते हैं। तो मैं अवनीश जी से आरंभ करूंगा। अवनीश जी, आज तो राहुल गांधी की NSUI ने तो फिर से सारे के सारे हेडलाइंस बटोर लिए। वो हेडलाइंस बटोरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अर्धनग्न भी हो सकते हैं, पूर्ण नग्न भी हो सकते हैं। जी सर, सबसे पहले तो प्रणाम सभी दर्शकों को। सर, दिक्कत क्या है कि नरेंद्र मोदी जी से थोड़ी सी ऊबन जैसे अभी होनी शुरू होती है तो अचानक ख्याल राहुल गांधी का आ जाता है, फिर जो है मामला वहीं रुक जाता है। मतलब कई बार मैं सोचता हूं कि चलिए आओ, हम लोगों ने तीसरे टर्म का भाजपा का प्रधानमंत्री कभी देखा नहीं था। भानुमति के कुनबे वाले जोड़ जुड़ा के अटल जी का 13 दिन भी देखा, 13 महीने भी देखा, फिर 5 साल भी देखा। तो कई बार लगता है कि आओ चलो मोदी से अब ऊब जाए, फिर अचानक राहुल गांधी सामने आ जाते हैं। सर, नंगा तो 2014 की इस देश में जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक क्रांति हुई है, मैं कभी सत्ता परिवर्तन कहता नहीं उसको। क्या कराएंगे ये बांग्लादेश, क्या सपना देखेंगे भारत में बांग्लादेश, अरब स्प्रिंग से लेके और नेपाल तक कराने का, वो कांड तो हमने 2014 में कर चुके हैं ना, भारत तो कर चुका है। और उसमें इनका ये जो जैन जी लेके आए थे, आज जैन जी ने क्या किया AI समिट में? तबीयत से पिछवाड़े पर सेवा की है सर। राहुल गांधी जिस जैन जी का आह्वान करते रहे कि आओ उतरो बांग्लादेश करा दो, नौजवानों आओ उतरो नेपाल करा दो, AI समिट में आपको जेन जी किधर से दिख रहे हैं? ये तो सर जिन्होंने नहीं सर, अच्छा ये तो बताइए, यदि राहुल मुझसे गांधी जेन जी हैं तो फिर ये भी जेन जी हैं। बिल्कुल है राहुल सर। गांधी की मुझे उम्र के तो दिख रहे हैं हमको। सर, मुझे तो याद आता है रमेश चन्नीथला युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय मोबाइल वगैरह ये इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो हम लोग खन्ना और वर्मा की एक GK वाली बुक पढ़ा करते थे। तो उसमें अपडेट आया तो देखा कि रमेश चन्नीथला युवक कांग्रेस अध्यक्ष, उम्र उस समय 56 ईयर, 56 साल के। तो कांग्रेस की बड़ी पुरानी परंपरा रही है सर। उम्र में हमसे भी 1 साल बड़े हैं राहुल गांधी और अभी तक प्रक्षेपित हो रहे हैं। तो सर वो तो मतलब उनको तो मैं राष्ट्र बालक कहा करता था, फिर लोगों ने कहा कि नहीं, राष्ट्र का अपमान हो जाता है, उनको जो है राष्ट्र बालक आप मत कहा करिए। सवाल ये है सर कि मोदी राष्ट्र नमूना कह सकते हैं आप उनको। राष्ट्र उपलब्धि हैं सर, दूसरे रस के रस तो कई होते हैं, तो राष्ट्र उपलब्धि वो है, निश्चित तौर पर है। सवाल ये होता है सर कि नरेंद्र मोदी से नफरत अपनी जगह, चलिए ठीक है सर, अब तो हम लोगों को ये मान लेना चाहिए कि इस पूरे परिवार को नरेंद्र मोदी से नफरत है, निजी रंजिश है, ठीक है। आप तो निजी नरेंद्र रंजिश का मोदी कारण है ना, उनका जो है वो अधिकार छीन लिया उन्होंने, जो जन्म सिद्ध अधिकार था, जन्मना अधिकार था उनका, उसको छीना है। तो ये तो फिर बनता है ना थोड़ा बहुत तो। नहीं, बिल्कुल बन रहा है, बनना चाहिए भी, और वो बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है।
ये सारी हरकतें जो आज अभी एआई समिट में हो, कपड़ा फाड़ने की हो, भाई जनता ने तो 2014 में इनके राजनीतिक चीरहरण इनका कर दिया है। 19 में भी किया, 24 में भी किया, आगे की देखी जाएगी। सवाल ये होता है कि राहुल गांधी, उनकी पूरी टीम, पूरी कांग्रेस ने ये मान लिया है कि नरेंद्र मोदी को वो कम से कम चुनाव में नहीं हरा सकते, और ये साफ दिखाई देता है। राहुल गांधी की टीम की विक्षिप्तता ये बताती है, और मुझे तो लगता है कि सर मोदी साहब के परम एसेट हैं ये। मैंने जो अभी शुरू में कहा ना कि जैसे ही उबन होनी शुरू होती है या कोई वजह हो कि आओ चलो मोदी से रूठ जाएं, कांग्रेस ने कम से कम ये मान लिया है कि इस व्यक्ति जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिसकी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, जिसके गठबंधन का नाम एनडीए है, मैं या हम उससे चुनाव नहीं जीत सकते। तो करने को है क्या सर? करने को यही है जो एनएसआई ने आज किया है। लेकिन अगर आप देखिए तो वो काम किसका कर रहे हैं? सारा हेडलाइन आज बटोर ले गए, लेकिन किस तरह की हेडलाइन? असली जो इसमें से अगर बदनाम हो गए तो क्या नाम ना होगा? तो ठीक है सर, कांग्रेस यही करती रहे, मेरी शुभकामना। कांग्रेस और टीम राहुल गांधी यही करते रहे, वो बदनाम होते रहे, क्योंकि होना चाहिए, बिल्कुल खल तो आवश्यक है सर। अगर ये इस तरह की हरकत नहीं करेंगे तो फिर नरेंद्र मोदी के सरकार का महत्व कैसे पता चलेगा? लेकिन सर अब गंभीरता से कम इस देश में एक ऐसा विपक्ष तो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये काम भी अब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादियों के हाथ में है। भला हो, कुछ ऐसा माहौल भी बन गया है, कई लोग सुना है सर कि पार्टी का नाम वाम भी रखने लगे हैं, कुछ लोग तो प्रवक्ता बने घूम रहे हैं, संस्थापक सदस्य भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आरएसएस और ये पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का एक जो कॉम्बिनेशन है, ये विपक्ष भी भारत का अब तैयार कर रहे हैं, जो कि वह विपक्ष भी राष्ट्रवादी होगा। मैं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है मुझे। मैं कई विषयों की तरफ जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये फिर चर्चा जो है वो थोड़ी सी संदर्भ से अलग हो जाएगी आज के। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा है, और कुछ उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। समावेशी राजनीति और खुद राजनीति की एक ऐसी धारा जिसमें कांग्रेस का स्थान न हो, विपक्ष की मैं कह रहा हूं। कई बार राष्ट्रवादी इस बात से परेशान हो जाते हैं, कहते हैं अरे साहब मोदी जी फलाने से क्यों मिली आए, ढिकाने से क्यों मिली आए, उनके साथ क्यों फोटो आ गया, अरे यार ये तो उनके साथ खाना खा के चले आए। सर ये कोई 2 BHK फ्लैट में रहने वाला परिवार नहीं है, और उसके मुखिया नरेंद्र मोदी तो कम से कम बिल्कुल नहीं है। इसलिए कई बार हमारी पसंद, निजी पसंद, नापसंद ये अलग चली जाती है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, और कुछ मैं सीरीज जब देखता हूं, कुछ एक इनके जो एक्टिविटीज देखता हूं, जिससे इनके जो हार्डकोर समर्थक वर्ग है, आजकल जैसे मौसम चल रहा है उसमें गुस्सा और नाराजगी दिखाई दे रही है। आरएसएस ने तो साफ तौर पर बीजेपी के लिए 50% वोट शेयर का टारगेट रखा है। अब आज अगर 35-36% पर भारतीय जनता पार्टी है टिकी हुई, और तीसरी बार 240 लाके सरकार ले आई है, तो कहीं ना कहीं अब वो 15% तो जाना पड़ेगा इन्हें ना। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। ऐसे प्रदेश जैसे दक्षिण का तमिलनाडु है, केरल है, वहां जहां अभी भारतीय जनता पार्टी की पहुंच नहीं है, कर्नाटक में तो ये सरकार में रहे हैं, वेस्ट बंगाल में ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, और खासतौर से आरएसएस वहां मेहनत कर रहा है। आरएसएस की मेहनत का नतीजा आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रहा है। यही मेहनत आरएसएस की अगर आप देखेंगे तो आपको असम में दिखाई देगा, जब प्रफुल्ल कुमार मोहंतो को हाथ लगाया, और वहां से वो आरएसएस का जो ग्राउंड वर्क था, उसने फिर बाद में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में पूरी अकेली बीजेपी की सरकार तक पहुंचे। प्रफुल्ल कुमार मोहंतो को वाजपेयी जी ने अपना राजनीतिक अभिभावकत्व दिया। लेकिन अब ये 15% का, अगर उनको 50% का ये टारगेट अचीव करना है, तो निश्चित तौर पर जहां वो नहीं है, एक तो वहां जाएं, और दूसरा फिर अपने एग्जिस्टिंग वोट जो इनका परसेंटेज है इसमें एक्सपेंशन करें। तो कुछ प्रयोग तो इनको करने पड़ेंगे, वो प्रयोग दिखाई देते हैं।
लेकिन प्रयोग में उस चक्कर प्रयोग क्या है से सर, कम हो रहे बीकर हैं भी बल्कि टूट बढ़ जाता नहीं है। रहे। आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे, वो वाली स्थिति हो रही। ये भी कहावत है। मैं यही सेंटेंस अभी बोल रहा था कि प्रयोग कई बार जो है ना, होता क्या है कि बिकरवा टूट जाता है, धमाका हो जाता है बाढ़ से। तो कुछ प्रयोग आप असफल भी होते हैं, कुछ प्रयोग आपके ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब कम से कम प्रधानमंत्री को ये जो कन्फ्यूजन, ये जो एक धुंध टाइप का, एक जो असंतोष, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को खुद आके इसको एड्रेस करना चाहिए। और खास तौर से मैं नाम ले लूं, मुझे नाम लेने में क्या है, यूजीसी वाला जो इशू है, उस पे चूंकि वो लिटिगेटेड है, अब चला गया कोर्ट में। अब कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके बाद हो सकता है आए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से अब जनमानस के साथ सीधा संवाद रखने के धनी नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने रेडियो जिंदा कर दिया, समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचे। उनको लोग सुनते हैं, उनकी बात लोग सुनते हैं, उनके समर्थक सुनते हैं। हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस उनकी बात सुनेंगे, विपक्ष सुनेगा। लेकिन और ये तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि नरेंद्र मोदी जी के पास फीडबैक का कोई सिस्टम नहीं है या वो कमजोर सिस्टम है। एक-एक फीडबैक उनके पास है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए। और सर, मेरा दृढ़ विश्वास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन इस इश्यूज को हैंडल करना शुरू कर देंगे, सारा का सारा जो आमर्श है, मैं तो इसे गुस्सा भी नहीं कहता, मैं तो इसे आमर्श कहता हूं। तो एक प्रयोग का दौर तो निश्चित तौर पर चल रहा है। एक प्रयोग इन्होंने पहले अपनी सेकंड लाइन, थर्ड लाइन तैयार करने में किया, जिसमें आपको मुख्यमंत्री कई दिखे। आज वो अभी आएंगे, उस पर भी आएंगे, मध्य प्रदेश जाना ही पड़ेगा सर। तो मुझे लगता है कि ये चर्निंग का दौर है। और उसमें कई बार ऐसा होता है सर कि कुछ प्रयोग में एक असफल होता है, फिर एक से कुछ कंफ्यूजन आता है, दूसरा थोड़ा-सा और सफल होता है, फिर नहीं भी होता है। तो मुझे लग रहा है वो दौर है और नरेंद्र मोदी इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री। आएँगे तो ज़रूर, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी इस इश्यूज़ को एड्रेस ज़रूर करेंगे। जी। चलिए जेन ज़ी पे चलते हैं। साहब जेन ज़ी, आपका क्या कहना है? आज जो जेन ज़ी का प्रदर्शन हुआ, उसके बारे में जेन ज़ी क्या कहती है? सर मुझे इसमें तो नया कुछ भी नहीं लगा। नया इसीलिए नहीं लगा क्योंकि जब-जब देश एक तरीके से उपलब्धियों की ओर बढ़ रहा होता है, तब कुछ न कुछ उपद्रव क्रिएट किया ही जाता है। और ख़ासकर जब भी देखा जाता है कि जो फ़ॉरेन डिग्निटरीज़ हैं, वो भारत में अगर आ रहे हैं, उनका दौरा हो रहा है, तो उस समय कुछ न कुछ ऐसा क्रिएट किया जाता है। जैसे आप देखिए सीएए वाला दंगा कब हुआ था? जब दिल्ली में डोनाल्ड ट्रंप का दौरा यहाँ पर हो रहा है, उसी समय अचानक से सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। और ये तो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में आ गया कि चूंकि डोनाल्ड ट्रंप का दौरा होना था, उस समय छवि भारत की खराब करनी थी, इसलिए ये सारा कुछ किया गया। आप ये देखिए, यही नहीं, ये जितने भी तत्व हैं जिनको हम मानते हैं कि आपस में ये गठजोड़ करके काम करते हैं, पाकिस्तान प्रायोजित जो पहलगाम में हमला हुआ, वो कब हुआ था? उस समय जयपुर में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अभी, वो उपराष्ट्रपति, वो वहाँ पर बैठे हुए थे, जेडी वेंस, और उस समय ये हमला होता है। तो अब एआई समिट में भी यहाँ पर 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, 500 से अधिक वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधि जो हैं वो बैठे हुए हैं, जो इनको फादर ऑफ एआई कहा जाता है, वो यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। भारत इसमें तमाम एक तरीके से लीड कर रहा है एआई समिट में। खुद तो इन्होंने देखा कि इतनी फुटेज एआई समिट को मिल रही है, तो कुछ दिन के लिए तो गलगोटिया वाला मुद्दा चलाया गया कि गलगोटिया वाला वो रोबोट वाला कुत्ता जो था वो थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया, चीनी कंपनी से उन्होंने चुरा लिया था, कि अब कुत्ते के इर्द-गिर्द पूरे एआई समिट को वो ऐसा कुत्ता जो एक तरीके से सजीव नहीं है, वो मशीनी कुत्ता है, उसको लेके। और कुत्ते तो हमारे भी कंपनियों ने बनाए हैं ना सर, कुत्ते तो हमारे जनरल ऑटोनॉमी करके एक बेंगलुरु की कंपनी है, उसने रोबोटिक कुत्ता बनाया है। उसके अलावा और भी कंपनी है, जो एक संजय आप सर्च करेंगे तो भारतीय सेना का वो कुत्ता है, वो आगे-आगे चलता है, कहीं माइंस-वाइंस में विस्फोट होगा तो वो बेचारा जो है सो कि वो रोबोटिक कुत्ता ही है, असली कुत्ता नहीं है। तो वो पहले ही ब्लास्ट होके बता देगा, हाँ भाई देखो यहाँ पे माइंस-वाइंस बिछी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि भारत वो डेवलप कर नहीं रहा है, लेकिन गलगोटिया ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो बद पिट गई उसकी। अब गलगोटिया को वहाँ से हटा दिया गया तो लगा कि समस्या ही जड़ से खत्म करो, फिर वो चर्चा खत्म हो गई। फिर ये सैम अल्टमैन समेत जितने भी एआई के जो नहीं, लीडर कल एक और नैरेटिव चला था। जी, जी, जी। कल नैरेटिव चला था कि साहब दिल्ली में ट्रैफिक जाम हो रहा है, और उन्हीं लोगों ने चलाया था जिन्होंने 13 महीने तक पूरी दिल्ली को जाम रखा था।
ट्रैफिक जाम की दिल्ली में तो स्थिति ये है सर, मैं तो यहाँ पर रेगुलर ऑफिस जाने आने वाला व्यक्ति रहा हूँ, तो यहाँ ट्रैफिक जाम की तो स्थिति ये है कि सुबह में 9 बजे और शाम में फिर 5 बजे आप अगर नोएडा, मयूर विहार और ये सारे इलाके होते हुए अगर जाते हैं तो आपको ऐसे भी जाम मिलेगा। आप सराय काले खां से जब गुजरेंगे तो ऐसा कोई समय ही नहीं है वहां पे जब आपको जाम ना मिले। तो जाम तो यहाँ तो एक साधारण गायक का किसी वो ढिल्लों या फिर हिमेश रेशमिया किसी का कंसर्ट यहाँ पे हो जाता है तो वो उसके लिए दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने बजाते वो एक एडवाइजरी जारी की कि आज फलाने फलाने जगह पर हिमेश रेशमिया का कंसर्ट है, इसीलिए यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहेगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दें इस चीज को। तो जहाँ एक गायक के कंसर्ट के कारण मतलब दिन भर का ट्रैफिक जाम लग जाता है, वहां पे ये कहना कि एआई दिल्ली में ट्रैफिक जाम लगा रहा है, ये कितना हास्यास्पद है। इसको अगर कोई ये कहे, ये तो उस तरह हो गया कि कोई कहे कि एआई समिट के कारण गाड़ियां दिल्ली में ज्यादा आ गई है, इसीलिए दिल्ली का प्रदूषण बढ़ गया है, तो ये समिट जो है इसको इसीलिए गाली दी जाए। अब कोई ये कहे कि दिल्ली पहले से साफ सुथरी थी, वहां प्रदूषण बढ़ गया, सिर्फ 4 गाड़ियां ज्यादा आ गई, तो इस कारण बहुत ही हास्यास्पद आरोप है। तो वही जब गलगोटिया के बाद इन लोगों को लगा अब कुछ नया क्या किया जाए, अब इन लोगों को नया कुछ मिल ही नहीं रहा था और कुछ ना कुछ मसाला तो चाहिए, तो ये खुद ही नंगे होके वहां पे घुस गए, क्योंकि नंगा व्यक्ति जो है वो आकर्षित करता है, अगर वो पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, अगर सड़क पे मतलब जो भी है, तो वो नंगापन काफी आकर्षित करता है, खबरों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इन्हें लगा कि वही माध्यम है, और दिखाया भी है उन्होंने। लगे रहो मुन्ना भाई जो फिल्म आई थी इनकी राजकुमार हिरानी की, उसमें दिखाता है ना कि एक शिक्षक जो है वो जाते हैं और अपने कपड़े उतारने लगते हैं अधिकारी के सामने, फिर अधिकारी अंत में उनकी बात मान जाता है। तो ये लोग तो गांधीवादी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे थे, मैं तो ये कहूंगा कि उसमें दिखाया गया कि यही गांधीवाद है कि कोई आपकी बात बार बार अगर ना माने तो आप जाके व्यवस्था के सामने, अधिकारियों के सामने अपने कपड़े उतारने लगो, बेचारा खुद बात मान जाएगा। ये जो हठ योग या जो भी इसको कह ले वो भी है। तो मुझे लगता है गांधी जी को उन्होंने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया और वहां घुस गए, लेकिन इनको नहीं पता था कि वहां भी कुछ आम लोग भी है जिन्होंने पकड़ के पीट दिया इनको। तो वो एक तरीके से कह लें कि इनकी साजिश पूरी थी बदनाम करने की, लेकिन इन्होंने उसको समझ लिया जेएनयू का कैंपस। हालांकि जेएनयू में भी अभी 2 साल पहले जो हुआ था उसमें भी पिटे गए थे ये लोग, लेकिन इनको लगा कि ये ऐसे ही जेएनयू का कोई पेरियार हॉस्टल है या फिर कोई ऐसा है, वहां पे घुसेंगे, मारपीट करेंगे, रात के अंधेरे में फिर निकल लेंगे। इनको नहीं पता था कि इनसे बड़े बड़े लठैत वहां पर हैं जिन्होंने हो सकता है जिंदगी में कभी लाठी नहीं चलाया हो, लेकिन जिनका मन बहुत रहा होगा कि किसी को तो लाठी से पीटे। तो वैसे हम लोगों को मौका मिल गया, उन्होंने पकड़ के पीट दिया, ये मिल गया तो हाथ साफ कर लिया। असल में सर क्या है कि ये उपलब्धियों से एक तरीके से मतलब जल रहे हैं, जो भी एआई के क्षेत्र में भारत की जो उपलब्धियां आ रही है उससे जल भून कर ये लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। जी जी। और जैसा आप कह रहे थे अभी अवनीश जी जी कि और भी बहुत सारे, जैसे आपने वो यूजीसी वाले का आपने इंगित किया, और जो लोग हैं बीजेपी के ही सपोर्टर रहे हैं, और एक ये कहें कि निराशा है कि उसको टैकल नहीं किया गया। आज आपने योगी जी का भाषण सुना उत्तर प्रदेश विधानसभा में? जी जी उन्होंने तो खुल के कह दिया, इससे अधिक खुल के तो क्या कहा जा सकता है जो उन्होंने कहा। रामधारी बिल्कुल सिंह सर। दिनकर जी की एक जो कविता है उसको सुनाया उन्होंने, और उनको मूल क्या है वो, एक मिनट बताता हूँ मूल आपको। जानना बड़ा कठिन है, नदियों मूल का जानना वीर बड़ा कठिन है, नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर गोत्र क्या धनुष होता है छोड़कर। रणधीर का। क्या है, एक मिनट, आ ही जाता हूँ मैं यहाँ पे। जाति और हाँ, मैं धनुष छोड़कर, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। इससे स्पष्ट क्या कहा जा सकता है अवनीश जी? बिल्कुल सर। और मुझे तो लगता है कि ये तो धर्मेंद्र प्रधान को तो चुल्लू भर पानी में डूब मर लेना चाहिए, ये काम इनको करना चाहिए था, इतना हल्ला हंगामा ही नहीं होता जो हुआ। और बीजेपी के आईटी सेल को जो है वो
इतना आक्रमण करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती अपने ही लोगों पर। जी, लेकिन मैं जरा इसको दूसरे छोर पे जाके देखूं, जरा देखने का बिल्कुल। प्रयास करता हूं। हम्म, योगी जी ने ये जो कोट किया है और जो कहा है, तो मैं तो इसे दूसरे तरीके से देखना चाहूंगा, जरा रखता हूं। योगी जी ने तो ये कहा कि अच्छा ठीक है, जाति आधार पर नुकसान हो जाएगा, जाति के आधार पर शोषण हो जाएगा, बच्चों के करियर तबाह हो जाएंगे, हाय हम लुट गए, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि योगी जी ने उस करुण जो रुदन है उसकी तरफ इशारा किया है कि मत करो भाई, प्रतीक्षा करो, अच्छा ठीक है। और अगर हो भी गया, क्योंकि इसके शब्द देखिए ना आप, कि शूर और वीरता को कुल और गौरव, कुल और गोत्र की क्या आवश्यकता है, तो मैं तो इसे ऐसे देखूंगा। तो मुझे तो लगता आप है कि जरूर देखेंगे, योगी जी ने, लेकिन जो नॉर्मल लोग देख रहे हैं हमारे जैसे, वो दूसरी तरह से देख रहे हैं। नहीं, लेकिन इन लाइनों को अगर देखा जाए तो मुझे तो ऐसा क्योंकि लगता है कि योगी जी ने, ये कार्य अगर दूसरी तरफ से कहने का था तो साहब ये तो फिर मोदी जी की तरफ से आना चाहिए था। मैं वही कहने जा रहा था, यहां योगी जी उनसे आगे निकल गए और योगी जी ने साफ तौर पर, मैं ऐसा मानता हूं, आपकी दृष्टि बिल्कुल सही है सर, योगी जी ने मोदी जी से आगे बढ़ के बिना कोई विलंब किए यूजीसी पर फैले हुए असंतोष को एड्रेस किया है और इस कोड के माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं कि जाति के आधार पर कभी, कुल के आधार पर, जाति के आधार पर किसी शूरवीर को, किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति को, किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को इस बात से घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं घबराना जो चाहिए। उनका वक्तव्य है वो पहले पूरा सुनिए। वो वक्तव्य क्या कह रहे हैं, इसके पहले वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम अपनी किसी भी स्कीम में जाति नहीं देखते। तो भाई यूजीसी का तो ठीक उल्टा है ना, वो तो जाति के आधार पे ही बना है सारा का सारा। वो तो कह रहे हैं कि सारा इसी, सारा जो कुछ है, और एग्जाम्पल किसका दिया था? एग्जाम्पल किसका दिया फिर बाद में? गोरखपुर का, हाँ, इंसेफेलाइटिस वालों का। हाँ बिल्कुल, लेकिन सर मैं तो फिर जो जरा जो दूसरे आशय तरीके, है वो मुझे बिल्कुल स्पष्ट है। आप भले उसको जो है वो नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कहूँ, मैं कोई आवश्यकता नहीं है सर, कम से कम आईटी सेलियों वाला काम आप मुझसे मत तो ये उम्मीद रखिए कि आईटी सेलियों वाला काम मैं बैठ के करूंगा, आप आइडिया तो ऐसा दे रहे कुछ हैं भी आईटी नहीं है। सेलियों को, अच्छा वैसे। नहीं नहीं नहीं, मैं योगी जी ने जो पूरी बात कही कि मैं अपने किसी स्कीम में जाति नहीं देखता, तो अच्छा, जाति ये तो उन्होंने नरेंद्र मोदी भी नहीं दिखाया भी देखते। है, क्योंकि ये यूजीसी वाला प्रकरण जो हल्ला हुआ उसके बाद उन्होंने एक स्कॉलरशिप की स्कीम जारी की थी और उसमें उन्होंने सामान्य वर्ग को भी रखा था साथ में। बिल्कुल सामान्य वर्ग को रखा, लेकिन जातियां तो केंद्र सरकार भी नहीं देखती और केंद्र सरकार तो उससे भी आगे जाती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो लोग कहते कह रहे नहीं भाई, उन वालों का, हरे रंग वालों का भी आपको विश्वास कभी नहीं मिलेगा, तो इस बात के लिए तो उनकी आलोचना भी होती है। सर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी थोड़ा सा विलंब कर रहे हैं। योगी जी ने आज बहुत शानदार तरीके से इस पूरे मामले को एड्रेस किया है और मैं इसे ऐसे देखता हूं, बाकी आईटी सेलियों वाला काम कम से कम मुझसे आप उम्मीद ना करें कि मैं करूंगा, क्योंकि 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 वो बेचारे नौकरी बजाने वाले कर्मचारी हैं, कर्मचारियों से ज्यादा और कुछ नहीं होते हैं। हम्म, लेकिन आईटी सेल वाले जो हैं वो बेचारे धूमिल पड़ गए। उनकी तो आप जो कुछ भी उनका था, वो मुझे तो ऐसा लग रहा है वो केवल जो इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया में जो लोग थे वही उनकी बात को आगे बढ़ा रहे थे, और उनके उनके ऊपर जो उन्होंने आक्रमण किया तो वो तो बिल्कुल धड़ाम से गिर गए। अब कहीं सोशल मीडिया दिखाई ही नहीं पड़ रहा है बीजेपी का। सर पिछली बातचीत में मैंने ये चीज कही थी और कुछ नाम लेते हुए मैं बच गया था, मैं आज भी बचूंगा वो नाम लेने से। ये कट कॉपी पेस्टिए हैं सर, ये क्या बात करेंगे? ये कर्मचारी हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये कर्मचारी हैं ये तो जुबैर का नैरेटिव चला रहे हैं साहब। सर। अब चूंकि इनके साथ दिक्कत एक ये है कि इनमें कहीं कोई लेखन की प्रतिभा है नहीं। 2014 के बाद एक धारा जितनी भी आई, लेकिन ये काम तो 2012 से शुरू हुआ, ठीक है,
तब बहुत ज्यादा राष्ट्रवादियों का जो है वो प्रभाव ट्विटर पर नहीं था जो आज एक्स है, लेकिन ये पूरा मूवमेंट फेसबुक से शुरू हुआ। मैंने एक घटना भी आपको सुनाई थी उत्तर प्रदेश में, जब मैं अकेला पहली बार और आखिरी बार, उसके बाद मैं गया भी नहीं कभी, वहीं यूपी बीजेपी के ऑफिस में, तो अचानक निकल गया, नमस्ते, उन्होंने कहा क्या हुआ, तो बोले अरे सुनील बंसल ने कहा कि ये सारे आप ही लोगों की तो पोस्टें हमारे यहाँ पेजेस पे लगती हैं, तो ये 3 की स्थिति है, इसलिए इन्हें ये कर्मचारी टाइपिस्ट के अलावा और कुछ नहीं है, कट कॉपी पेस्टिए हैं। हाँ, एक चीज जो कम से कम अब इन्हें समझना चाहिए कि आप अगर मुंह उठा के थूकेंगे तो उससे आपका चेहरा साफ नहीं होगा। आप इस तरह के हमले करेंगे उनके ऊपर जिनके ऊपर यह आरोप लगता था 2013 और 2014 में कि ये सारे पेड लोग हैं, और देखिएगा चुनाव के बाद या ये मूवमेंट इलेक्शन का खत्म होने के बाद सब गायब होंगे, लेकिन हुआ क्या, उत्तरोत्तर उसमें बढ़त हुई है। और ये राम जी की गिलहरियों के भरोसे सोशल मीडिया का पूरा मूवमेंट चला है और आज तक भी चलता है, वरना ये तो भैया 10 to 5 या कह दीजिए, ठीक है, 2-4 घंटा ओवर टाइम आप करते गिलहरी होंगे। क्यों कहते हैं? आप अपने आप गिलहरी क्यों मानते हैं? हम तो वानर सेना मानते हैं। हाँ, ये भी ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल, वानर सेना है। ये तो मोदी जी की वानर सेना है, और वानर जो है वो सब वॉलंटियर्स थे। बिल्कुल, और ये स्वतः फुर्त वो है सर, और वो इसीलिए वो कोई वैतनिक कर्मचारी थोड़े ही थे राम जी के। तो इसीलिए अंतर आपको वो भी दिखाई दे रहा है स्वयंसेवक ना। थे, वॉलंटियर्स तो थे, सर हमारी आपकी तो तरह। सर तो सर कर्मचारियों और वॉलंटियर्स में अंतर दिखाई तो दे रहा है, और इसीलिए मुझ जैसे व्यक्ति की ये अपेक्षा है, मुझे अपेक्षा है इस बात की कि प्रधानमंत्री आए, आगे आएंगे, निश्चित तौर पर आएंगे और एड्रेस करेंगे, और मैं ये भी मानता हूं कि उनके एड्रेस करने के तुरंत बाद ये सारा आमर्श समाप्त भी हो जाएगा। बाकी कोर्ट है, कोर्ट देखेगी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन बेचारों पर रहम कीजिए सर, ये नौकरी पेशे वाले कर्मचारी हैं और इन्हें बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। छेड़ते हैं हमको तभी तो और कुछ होता है। इनके बनाए से कुछ न बना था, न इनके उखाड़ने से कुछ उखड़ना है, इससे अतिरिक्त कुछ यही नहीं। लोग करते हैं। तो ठीक है सर, फिर कायदे से वर्चुअली तोड़े भी तो जाते हैं, क्योंकि यहां किसी की नौकरी का सवाल थोड़ी ना, किसी की रोटी का सवाल थोड़ी ना। तुम अगर हमारे साथ मतलब बेवकूफियां करोगे तो फिर इस हिसाब से आप देखिए, तो निश्चित तौर पर ये तो है। लेकिन योगी जी का मैं ये मानता हूं, मैं अभी भी ये मानूंगा कि योगी जी ने बहुत अच्छे तरीके से लीड ले लिया है इस मामले में, और ये कोट करके उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अगर हमारे अंदर कर्म बल है, सामर्थ्य है, मेधा है, तो जाति के नाम पर किसी का शोषण हो जाएगा, किसी का ये हो जाएगा, इस तरह की आवश्यकता नहीं है सोचने की, आमर्श करने की। बाकी मोदी जी की प्रतीक्षा करते हैं, देखते हैं वो कौन सी कविता सुनाते हैं सर। नहीं, और ये भी देखिए अनुपम सर, जी, ये भी देखिए सर कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अभी जापान जाने वाले हैं। योगी जी अभी जापान जाने वाले हैं, सिंगापुर और जापान जी, सिंगापुर भी जाने वाले हैं, और वहाँ की लोकल मीडिया में, वहाँ की जो स्थानीय मीडिया है उसमें चर्चा चल रही है कि भगवाधारी महंत हैं एक, वो एक राज्य के सूबे के सीएम भी है, वो यहाँ पर आएंगे तो क्या-क्या पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे, और क्या-क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, इस पर वहाँ के लोग चर्चा कर रहे हैं, वहाँ की पब्लिक चर्चा कर रही है, वहाँ न्यूज़ के बाइट लिए जा रहे हैं पब्लिक से कि योगी आदित्यनाथ वहाँ पे आ रहे हैं। ऐसा मैंने अगर इससे पहले किसी मुख्यमंत्री के लिए देखा है तो कहने कि नरेंद्र मोदी ही थे जो चीन से लेकर अन्य देशों में निवेश के लिए जाते थे और उनको कवरेज मिलता था, और उस समय अंतर सिर्फ इतना है कि जब मोदी जाते थे उस समय उनकी पार्टी विपक्ष में केंद्र में हुआ करती थी। जब योगी जा रहे हैं तो एक फायदा ये है कि उनकी जो पार्टी है वो यहाँ पर पक्ष में है और 12 सालों से सत्ता में है। और जहां तक उन्होंने दिनकर को जो कोट किया है, बचपन से हम लोग बिहार में बड़े ही होते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ते हुए बड़े होते हैं। तो अभी भारतीय सेना का जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें जो उन्होंने
पूरा प्रेस रिलीज जारी किया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया था, उसमें भी उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की इन्हीं रश्मि रथी की पंक्तियां ही इस्तेमाल की थी। तो ये आप मानकर चलिए कि दिनकर की पंक्ति अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो बहुत गूढ़ संदेश देने के लिए, क्योंकि दिनकर ऐसी बातें लिख कर गए हैं जिनको स्पष्ट रूप से कोई कुछ ना कहना चाहे तो केवल वो उनकी 4 पंक्तियां अगर पढ़ दें तो वो एक तरीके से कहा जा सकता है। जैसे योगी जी ने, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि योगी जी ने अभी जो बात कही है, जो उन्होंने जिन पंक्तियों का इस्तेमाल किया है, वो पंक्तियां किस परिस्थिति में आती है महाभारत में, रश्मि रथी में किस परिदृश्य में आती है? वो तब आती है जब अर्जुन जो है वो रंगमंच में, वो उसकी कला को देख के, उसकी वीरता को देख के, वो तरह तरह के करतब जो दिखलाता है, वो देखकर सारे जो हस्तिनापुर के, भारतवर्ष के बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सब हतप्रभ हैं एकदम। और उस बीच में एक युवा पहुंचता है जिसको कोई जानता नहीं है, जिसका नाम गोत्र तक का कुछ था पता नहीं है, वो वहां पर पहुंचता है और फिर वो बोलता है अरे ये क्या कर रहा है, मैं तो इससे अधिक करके दिखला सकता हूँ, और वो तो, और मैं इसको कुछ नया भी सिखला सकता हूँ, इस तरह की चीजें वो वहां पर कहता है। और सब और आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये है कौन, जरा सा पूछो इससे। अब आप देखिए, जो नाथ संप्रदाय है, जो योगी आदित्यनाथ का है, जिसके वो महंत हैं, उस नाथ संप्रदाय में एक तरीके से आप परिवार को छोड़ देते हैं और पूरा विश्व ही आपका परिवार हो जाता है। वहां आप एक तरीके से, आपकी जो पुरानी जितनी भी पहचान है वो मिट जाती है एक तरीके से, क्योंकि इसके बाद ही और भी जो पंक्तियां हैं, जो कह लें कि जो इसी में जिनका अर्थ छिपा हुआ है, वो है कि मैं उनका आदर्श जो व्यथा न बोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में नहीं कोई नहीं अपना होगा, मन में लिए उमंग उन्हें चिरकाल तक कल्पना होगा। यानी इन पंक्तियों का सीधा अर्थ, इनका कोई नहीं है, उनका योगी है, जो भी वो किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, या फिर किसी भी वर्ग का हो, समूह का हो, कैटेगरी का हो, अगर वो खुद को महसूस कर रहा है कि उसकी उपेक्षा हो रही है, उसको वो पीड़ित है अगर, तो उसका योगी है। एक इस तरीके का संदेश उन्होंने वहां से दिया है। और विधानसभा में पिछले कुछ दिनों की अगर आप कार्यवाही देखेंगे तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में बड़ी कंस्ट्रक्टिव एक तरीके से चर्चा होती है, जो डिबेट होती है, वहां जो विपक्ष के नेता बोलते हैं उनको भी पूरा सत्ता पक्ष सुनता है, और जो सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं उनको भी विपक्ष सुनता है। ये बहुत कम विधानसभाओं में इस तरह की परिपाटी जो है ये देखने को मिली है। यूपी में आप कहीं नहीं, मतलब विपक्ष का भी शासन था तो राज्यपाल भाग गए हो, इस तरह की चीजें जो है वो वहां पे नहीं देखने को मिलती है। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार जो चर्चा चल रही है उसमें ये है कि विपक्ष के पास भी वहां जाति के अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं है। वो विकास के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ को नहीं घेर सकते हैं, वो हिंदुत्व के नाम पर योगी आदित्यनाथ को नहीं घेर सकते। उन्होंने करके देख लिया, उन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद को खड़ा किया, और वहां पर क्या हुआ, फिर उन्होंने प्रयागराज में से लेकर बनारस तक वो गए, घूमते रहे, कहीं कुछ उस तरीके का आउटरीच जो वो क्रिएट करना चाहते थे वो नहीं कर पाए वो। तो उन्होंने देख लिया हम फेल हो गए। इन्होंने पीडीए का मुद्दा बार बार उछाला, इन्होंने देखा कि उसमें भी हम एक तरीके से फेल हो गए। फेल इसीलिए हो गए क्योंकि पीडीए की परिभाषा ये बार बार बदलते हैं, कभी ए फॉर आदिवासी बोलते हैं, कभी ए फॉर आगरा बोलते हैं, और अब तो इन्होंने पूरी परिभाषा ही बदल दी है, उसको पॉइंट ऑफ एक्शन वैक्शन कुछ कुछ अंग्रेजी हिंदी करके उस तरीके का कुछ लेकर आए हैं। तो उनके सामने एक ऐसा नेता है जिनके सामने इनको अपनी ही परिभाषाएं बदलनी पड़ रही है, हर रोज अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ रही है। उस नेता से निपटने के लिए अभी ये आगे चुनाव में किस हद तक गिरेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो उससे पहले योगी ने पहले ही संदेश जो है वो एक तरीके से दे दिया है कि चलो भाई, मैं सबका हूं और मेरे लिए कहीं कोई भेदभाव जो है वो नहीं है। और हाँ, आप यूजीसी वाले विवाद में भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि यूपी में भी बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि हम इनको हरा देंगे, यूजीसी में ये हो गया, वो बैर नहीं खैर नहीं वाला नारा जो है वो लगा देंगे, वो कर देंगे। तो उन्होंने कहा है कि भाई इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं अभी यहाँ पर, कहीं उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जी जी, अब आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यूजी से संबंधित दूसरा भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीवीज पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और यहाँ पे भी योगी जी की बात रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि योगी जी ने अपने बजट में कोई फ्रीबीज नहीं दी। तो भाई ये एक ऐसे टाइम पे जब हर सरकार या जो विपक्ष है वो फ्रीबीज के दम पे ही चुनाव जीतने की हामी भर रहा है, तो योगी जी फ्रीबीज ही नहीं दे रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने
जो कुछ कल ऑब्जर्वेशन दिए, तमिलनाडु की एक पिटीशन थी, बड़े मजे की बात है कि साहब कि वो तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन, वहाँ का जो रेगुलेटरी कमीशन है उसके विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध बल्कि कह लें, क्योंकि रेगुलेटरी कमीशन एक्ट में ये प्रावधान कर दिया गया कि यदि सरकार कहेगी तो मुफ्त बिजली देनी होगी, तो उसके विरुद्ध वो गया हुआ है और उस पर ये सारे रिमार्क्स आए। एक फ्रीबीज के विरुद्ध एक पिटीशन लग चुकी है जो इसी बेंच के सामने, यानी चीफ बेंच के सामने आने वाली है। तो साथ में क्या योगी जी को पहले से पता चल गया क्या कि फ्रीबीज बंद कर दी जाएंगी जो वो फ्रीबीज नहीं अनाउंस कर रहे? सर, अवनीश जी, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो सकारात्मक तरीके से अपना काम करते हैं, उनके लिए किसी मुखबिरी की आवश्यकता नहीं होती। जो झूठ बोलता है, जो फरेब करता है, उसको याद रखना पड़ता है कि यार पिछली बार हमने कौन सा झूठ बोला था। वो पता चला बोला उसने कि मैं बाथरूम में हूँ और बाद में उसको याद ही नहीं आया। तो झूठ बोलने वाले को ज्यादा मैनेज करना पड़ता है। ठीक उसी तरह जो काम नहीं करता, जो सकारात्मक तरीके से नहीं सोचता है, उसको इस तरह की मुखबिरियों की आवश्यकता है। योगी जी यहां डिलीवर कर रहे हैं। केंद्र की जितनी योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उनका 100% उसकी डिलीवरी हो रही है ग्राउंड पे। मन में ऐसा कोई दुराव है नहीं कि अपने गोरखपुर और गोरखपुर जनपद को बिजली ज्यादा दो और बाकी प्रदेश डूबा रहे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो योग पथ से निकल के राजपथ पर आया है, और वो भी ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक उठे और मुख्यमंत्री बन गए। एक वो काम करने की पूरी एक विरासत है। आप सोचें, एक सांसद के यहाँ एक पूरा 5 स्टाफ का सेक्रेटरिएट चलता हो, ठीक 9 बजे सांसद रहते हुए अगर गोरखपुर में हैं योगी आदित्यनाथ, तो अपने ऑफिस में आके बैठ जाना, लगातार काम करना और उसके बाद जनता के बीच में भी रहना। 25 साल की उम्र में सांसद होना, ये कोई ऐसा लेगेसी की वजह से नहीं आया कि पैदाइशी पीएम थे और उस घर में पैदा हो गए तो पीएम ही है, जिसके झटके से अभी भी राहुल गांधी उबर नहीं पा रहे। यही हाल अखिलेश यादव का है योगी जी के सामने, वो नहीं उबर पा रहे। उनको इस बात पर भरोसा नहीं हो। आप सोचें किस तरह के मजाक 2017 में जब शपथ लिया योगी आदित्यनाथ ने, तो किस तरह के अपमानजनक उपमाएं ये योगी आदित्यनाथ के लिए दिया गया। यहां तक कि चीलम, गांजा, इस तरह के अस्तरहीन शब्द इन्हीं समाजवादी पार्टी के इकोसिस्टम ने दिया। खैर, योगी जी का तो इंटरनेशनली कांग्रेसी इकोसिस्टम और वामपंथी जो गिरोह हैं, उन्होंने मॉन्ग कह के मजाक उड़ाया और क्या क्या कह के नहीं किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की ग्रूमिंग जो बड़े बाबा अवैधनाथ जी के सानिध्य में हुई है, इस पीठ पर कभी आके आदमी देखे कि एक सांसद के तौर पर, आज ठीक है सीएम का यहां पर एक कैंप कार्यालय है गोरखपुर में, लेकिन एक सांसद के तौर पर इसके ये काम करने की आदत है। और देश में 2014 से केंद्र सरकार की तरफ से जितनी जनता के लिए योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश की योजनाएं हैं, अगर कोई व्यक्ति इन्हीं योजनाओं को अगर ईमानदारी से लागू कर दे, इंप्लीमेंट कर दे, तो उसे किसी फ्रीबीज की आवश्यकता ही नहीं है सर। जो जरूरतमंद हैं उनको पैन इंडिया राशन दिया जा रहा है, वो मिल रहा है, उसकी भी खैर कई लोग आलोचना करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक दूसरी थ्योरी है। मैंने एक बार पता किया, एक सीनियर ऑफिसर है, तो उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम ये है यार कि हमारे यहाँ इतना ज्यादा स्टॉक है कि इसका भंडारण करना वो ज्यादा महंगा पड़ेगा, इससे अच्छा इसको डिस्पोज आप करो, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके पीडीएस के थ्रू। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को किसी फ्रीबीज की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि केंद्र और राज्य की योजनाओं का 100% डिलीवरी ये सुनिश्चित हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर अलग से सुनिश्चित हो रहा है। तो यहां कम से कम किसी फ्रीबीज की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, इस देश की स्थापित मीडिया, जो अपने आप को कथित रूप से स्थापित मीडिया कहती है, उसके ऊपर जरूर हंसी आती है कि कर्नाटक में जिन फ्रीबीज की घोषणाएं हुई थी, केरल जो बैंकरप्ट हुआ है, तमिलनाडु की जो स्थिति है, बिहार में आप सोचिए सर,
वो तेजस्वी भैया ने कितना सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी। उनकी प्रवक्ताएं, जो प्रखर प्रवक्ताएं, 2 देवियां जो हैं, उनमें से एक देवी का मैंने देखा था एक। वो 2 देवियां जो है वो आजकल वीडियो नहीं बना रही हैं, मुझे इसका दुख है। वो वीडियो जैसा बनाया था जिसके कारण यूजीसी वाला जो विरोध था उसको धार मिली, वैसे उन्हें और बनाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि सर फ्रीबीज पर निश्चित तौर पर, हाँ, मैं कर्नाटका का कह रहा था, कर्नाटका के बारे में कोई चर्चा नहीं होती, कोई नहीं पूछता। चावल सेंट्रल पूल से इन्होंने मांगा था, और अभी पिछले महीने उत्तर प्रदेश से इन्होंने अलग से मांगा। इनका एक पूरा डेलीगेशन आया था कर्नाटका से, क्योंकि केंद्र सरकार ने वो अपना कोटा दे दिया था, उसके बाद इनको चावल की व्यवस्था नहीं हो रही थी। पीडीएस में जो ये अन्न वाली योजना है, इसके लेवी को इन्होंने डाइवर्ट किया है, तो वहां पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। अरे भाई, आपके पास भंडार करने में ज्यादा लागत आती है तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो फ्रीबीज नहीं कहा जाएगा, और वो भी जरूरतमंदों को मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि वो तो राशन बेच के कुछ और ले लेते हैं। अरे साहब, ठीक है, इतनी संपन्नता आ रही है ना। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में फ्रीबीज की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए योगी जी ने ऐसा कोई प्लान नहीं किया। और योगी जी, सर देखिए, योगी आदित्यनाथ एक ऐसे प्रशासक, तो ठीक है, मुख्यमंत्री के रूप में हम सारे लोग इनको 2017 से देख रहे हैं, लेकिन किसी की जाति नहीं देखना, किसी का धर्म नहीं देखना, मैं धर्म तो छोड़िए, किसी का मजहब भी नहीं देखना। बहुत लोग चौंकेंगे, योगी जी की एक छवि कैसी है। कोई आए कभी गोरखनाथ मंदिर, मेरा शहर है, मैं लखनऊ से साथ चलूंगा लेके, आज की मैं बात कर रहा हूं। आप गौशाला में चले जाइए, और गोरखनाथ मंदिर का जो लोकेशन है, उसके आसपास का एरिया, जाहिदाबाद, रसूलपुर, अब लोग कहेंगे योगी जी ने दुनिया भर के नाम बदल दिए, ये नाम क्यों नहीं बदले? बदल गए हैं, सारे नाम बदल गए लोगों के हैं? पेपर्स में बदल गए। जी हाँ, जी हाँ, योगी जी। सर, गोरखपुर के कुछ नाम आपको बता देता हूं। हुमायूंपुर, और ये ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी ने किया, ये कांड वो कर चुके हैं सांसद रहते हुए। हुमायूंपुर को हनुमानपुर, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार, मियां बाजार को माया बाजार। एक बात टोकूंगा आपको। हाँ। लेकिन मैं जब दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ता था, तब मैं गोरखपुर में था, और ये उर्दू बाजार से हिंदी बाजार वाला कांड तो तभी हो गया था जब मैं दूसरी कक्षा में था। ये मैं बात उस समय कर रहा सर हूँ पैरेलल लिखा जाता था। 67-68 की है? हाँ, एकदम सही है। उस समय कुछ दुकानों पर आपको हिंदी बाजार दिखाई देता था, कुछ दुकानों पर आपको उर्दू बाजार, ज्यादा उर्दू बाजार दिखाई देता है मेरे अपने बचपन में। लेकिन आज अगर आप जाएंगे, उर्दू बाजार आपको कहीं कोने या किसी डस्टबिन के ऊपर भी नहीं दिखाई देगा। मियां बाजार को माया बाजार होते हुए तो मैंने देखा है सर। तो योगी जी, और आज भी सर, एक मैं अभी एकदम रिसेंट घटना बताऊं, एक विस्तार हो रहा था, जो मुख्य दरवाजा, जो गेट है गोरखनाथ मंदिर के एंट्रेंस का, वहां पर एक पोस्ट ऑफिस है। वो पोस्ट ऑफिस मंदिर का की संपत्ति, मतलब जमीन में आता है, लेकिन एक कॉर्नर का पूरा एरिया था, मेरे ख्याल से वो 10,000 स्क्वायर फीट, इसमें 5-7 मकान, और सभी मकान मुसलमानों के, मुस्लिमों के, क्योंकि वो पूरा इलाका मंदिर के तीनों तरफ वो पूरा घनी आबादी है मुसलमानों की। लेकिन आज भी आप सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक करने चली जाइए मंदिर में, ज्यादातर लोग मंदिर में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, आपको एक भारी संख्या महिलाओं की मिलेगी, बुर्के वालों की मिलेगी। तो योगी जी ने कभी अपने व्यवहार में ये देखा ही नहीं, और इसी चीज को, वो आदत होती है ना कि आपकी एक इनबिल्ट आदत होती है, तो उनके अंदर नहीं है ये। हाँ, छोड़ते वो किसी को नहीं, अगर बदमाश हो तो फिर नहीं छोड़ेंगे। तो ये तो उनके पीठ का संस्कार है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में, जैसा कि अभी अनुपम ने कहा, कि वाकई अखिलेश यादव की स्थिति बिल्कुल राहुल गांधी की है। नरेंद्र मोदी के सामने जो स्थिति राहुल गांधी की है, न मुद्दे हैं, न उनके पास कोई आलोचना है, न लगाने के लिए कोई आरोप है, वही स्थिति अखिलेश यादव की। और मजे की बात ये, अब उसको वो क्या अच्छा नहीं लगता कि नेगेटिव उदाहरण दो, कोड़ में खाद जो कहा जाता है, उस टाइप की एक अभी जो स्थिति पैदा हुई। परसों बहन मायावती जी ने कह दिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये बड़ी कोशिश कर रहे थे, और इस तरह का भ्रम भी अपने जो इनके चंडू खाने के जो पाले हुए कथित पत्रकार हैं उनके जरिए, कि नहीं नहीं, अखिलेश यादव की बातचीत चल रही है, सपा और बसपा के समझौते की बातचीत चल रही है,
कांग्रेस ने भी कोशिश की, यहाँ परसों बहन जी ने साफ कर दिया कि नहीं भैया हम तो अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। हालांकि मैं किसी भविष्यवाणी से बचता हूं, लेकिन प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर मैं आपको बताऊं सर कि बहन मायावती जी न सिर्फ चुनाव लड़ेंगी बल्कि सीरियसली लड़ेंगी, और 100 से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स को वो टिकट भी देने जा रही हैं। तो वो अब मल्टीपोलर इलेक्शन हो गया तो अखिलेश के लिए एक समस्या ये भी है। तो उत्तर प्रदेश में तो फ्रीबीज की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसी गाइडलाइन बना दे तो ये अच्छी बात है सर, क्योंकि विपक्ष ही है जो भाई खटाखट से लेके चले थे, कहां तक आए हैं। बाकी अगर सरकार भी कोई इस तरह की फ्रीबीज या सत्ता वाली पार्टी भी करे तो उस पर भी समानता से रोक लग जाए, क्योंकि ये किसी भी देश के या समाज के लंबे अच्छे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है फ्रीबीज सर, ये तो गलत बात है जी। जी अनुपम जी, एक और मजे की बात ये हो रही है जी, जैसे अवनीश जी ने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी जो है वो बहन मायावती जो है वो पूरे जोर से चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस और अखिलेश जी जो है वो बहन मायावती से ज्यादा ओवैसी से परेशान है। अब ओवैसी जो पहले चुनाव लड़े हुए हैं तो उनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड तो मुझे दिखता नहीं कि जिससे उनको चिंता होने की आवश्यकता हो। तो ये दोनों लोग इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? सर कांग्रेस की चिंता असली ये नहीं है कि ओवैसी आ जाएंगे। कांग्रेस की असली चिंता उत्तर प्रदेश में ये है कि मोल भाव वाला जो मेज होता है, जहां पे उनको लगता था कि वो ऊंची कुर्सी पर बैठेंगे और सामने जो है समाजवादी पार्टी वाले अखिलेश यादव को थोड़ी नीची कुर्सी पर बिठाएंगे। अब उनको ये समझ में आ गया है कि बिहार में इन्होंने जो दुर्गति खुद की कराई है और जो तेजस्वी यादव की आरजेडी की कराई है, उसके बाद अखिलेश यादव इन्हें भाव नहीं देने वाले हैं। और अखिलेश यादव तो कह चुके हैं ना, एक बार एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कांग्रेस तो खत्म हो गई है पूरी तरह, कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। एक इसी तरह उन्होंने भरी रैली में एक बार कहा था कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना, खुलेआम कहा था। अब ऐसे नेता के साथ आप गठबंधन करने जा रहे हैं, वो भी उसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और आपको मोल भाव की मेज पर इनको जमीन पर बिठाया जाएगा, पल्ली बिछा के जो बोलते हैं, तो इनको नीचे दरी बिछा के बिठाया जाएगा और अखिलेश यादव कुर्सी पर सिंहासन पर बैठेंगे, और ऐसे गठबंधन का वहां पे सीट शेयरिंग जो होगी। और एक तरफ आप देखिए इनका क्या सामाजिक फॉर्मूला है, कुछ नहीं। और एक तरफ भाजपा के साथ आप देखिए निषाद पार्टी है, राजभर पार्टी है, जो जाटों की पार्टी जो आरएलडी को कहा जाता है वो है, जो कुर्मियों की पार्टी अपना दल को कहा जाता है वो है, खुद भाजपा तो है ही है। तो ये इनको ओवैसी से डरने का, इनको मायावती से भी वैसे डरना चाहिए। उस केस में जब मायावती खुद चुनाव लड़े और आकाश आनंद कम से कम सारे विधानसभा सीटों को टच करते हैं, उस स्थिति में इनको तो चंद्रशेखर रावण से भी डरना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरीके से कह लें तो इन्हीं को डेंट पहुंचाएगा। भाजपा का ये लोग क्या बिगाड़ेंगे, क्योंकि मायावती के अवसान के बाद एक तरीके से जो दलित वोटों का बड़ा खेमा है वो ऑलरेडी भाजपा की तरफ चला गया हुआ है। और जो बेनिफिशियरी हैं, जो सर बता रहे थे फूड सिक्योरिटी का, उत्तर प्रदेश में ही करोड़ों की संख्या में बेनिफिशियरी हैं। अधिकतर जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें भी यूपी नंबर 1 आता है। जो किसान सम्मान निधि है वो भी सबसे ज्यादा यूपी के किसानों के खाते में पहुंचती है। तो वहां और अधिक फ्रीबीज देने की आवश्यकता ही क्या है। जो अभी चल रहा है अगर ठीक से डिलीवर हो रहा है तो इतना ही काफी है। और दूसरी बात यह है कि बाकी राज्यों में भाजपा भी नेतृत्व की समस्या से भी कहीं ना कहीं जूझती है। 4 कंटेंडर रहते हैं कि ये करें, इनको बनाएंगे तो ये जाति सधेगी, इनको बनाएंगे तो ये क्षेत्र सधेगा। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई समस्या नहीं है, वहां पे चेहरा है आपके पास, उस चेहरे के इर्द गिर्द जो है सारा चुनाव आपको लड़ा जाएगा और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे लगता है सर अगर ओवैसी आ भी गए उत्तर प्रदेश में तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि अभी पश्चिम बंगाल में अगर असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन होता है हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ, और फिर उनका प्रदर्शन वहां पे कैसा रहता है, अगर वहां ममता बनर्जी को डेंट पहुंचा दिया असदुद्दीन ओवैसी ने, तब कांग्रेस को डरने की जरूरत है। तब तो कह लें कि ये कदम कदम पर मतलब चलेंगे तो इनको डरना ही चाहिए, इनको तो हर एक व्यक्ति से डरना चाहिए, ओवैसी तो भला मतलब दूर की बात है। जी, फिलहाल मैं यूपी में कोई ओवैसी फैक्टर को उतना नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ओवैसी वहां सफल होते हैं जहां मुसलमान नेता नहीं है। यूपी में हर एरिया में जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है वहां अपने अपने मुसलमान नेता इन्होंने खड़ा कर रखे हैं। विकल्प की कमी नहीं है, सपा से भी टिकट दे देती है मुसलमानों को, बसपा भी टिकट दे देती है मुसलमानों को। और ये सुभाषपा जो है जब एनडीए में रहते हुए ये मुख्तार अंसारी के बेटे को ले लेते हैं, तो मैं तो ये भी कहूंगा मुसलमानों के लिए एनडीए के दरवाजे भी वहां पर खुले ही हुए हैं, जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके लिए।
तो मुसलमानों को वहां विकल्प की कमी नहीं है, नेताओं को कहीं से टिकट पालेंगे तो वैसे के पास वो जाएंगे ही नहीं। जी अनुपम, मुझे जी। लगता है सर कि कांग्रेस को किसी ओवैसी या किसी और से डरने की बजाय राहुल गांधी से डरना चाहिए। कोई बाहर वाला उनका क्या बिगाड़ लेगा। प्रियंका गांधी आसाम घूम रही हैं, अभी अभी गाजा गाजा कर रही थी लगातार। अब उनको माँ कामाख्या की याद आ गई है अचानक से, वो नीलाचल की पहाड़ी पर पहुंच के दर्शन वर्शन कर रही है। और तो पता आपने नहीं। राहुल गांधी की बात की अवनीश जी, सर तो राहुल गांधी आज वाले कांड के पहले तो दूसरे कांड के लिए जाने जा रहे थे ना। जिस तरह से उन्होंने जनरल नरावणे को उठा के और अचानक एक ऐसा प्रकरण ले आए जिसको लेके मुझे लगता है कि जो कोई भी राष्ट्र के बारे में सोचता है वो सारे के सारे उनके विरोध में खड़े हो गए। तो उस समय भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि भाई राहुल गांधी जो है वो संकट मोचक हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि उस समय यूजीसी वाला मामला बड़ा हॉट चल रहा था और उन्होंने उसको पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। और अब जनरल नरावणे ने उनको जो है वो झूठा साबित कर दिया। और मैं कांग्रेसियों के खांटी कांग्रेसियों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति जो है वो जनरल नरावणे की बात मानेगा, राहुल गांधी की तो मानेगा नहीं। जी बिल्कुल सर। और एक चीज और भी देखिए, एफआईआर के बाद और जैसे ही वो पेगविन का आया और बाकी चीजें आई, उसके बाद अगले दिन भैया बोले, क्या खूब बोले, और उसके बाद से फिर वो दोबारा नाम नहीं लिया। तो सर ये जब आपके पास मुद्दे नहीं होते हैं ना, तो फिर आप इसी तरह थूको और भागो, इसी नीति के हवाले हो जाते हैं। तो राहुल गांधी भी की वही स्थिति है। और एक बात और कहना चाहूँ, किरण रिजिजू ने जो ये कहा कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो साहब अब जवानी जमा खर्च भी रोक के अगर वाकई अच्छा इसकी भूमिका है, इसमें भी मैं एक स्ट्रेटजी देखता हूं। आप देखें, राहुल गांधी की सुरक्षा में लगे हुए जो सुरक्षा की वो टीम है, उसकी तरफ से गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया और ये लिखा गया कि ये विदेशी दौरों पर जाते हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते और तमाम तरह की चीजें। उसके बाद संसद के अंदर इस तरह की चीजों के बाद भी जो वहां पर प्रस्ताव लाया गया है, वो प्रस्ताव अपने आप में बेहद खतरनाक है। उसके बाद से राहुल गांधी ये जानते हैं अच्छी तरह कि एक बार सांसदी जा चुकी है और दोबारा पूरी गुंजाइश है। और इसमें तो सर ये गुंजाइश तक है कि उनका राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाएगा। तो कई बार आप होता है कि खेल खेल में आप गलत जगह बयाने ले लेते हैं। अभी आज ही क्या हुआ है, रायबरेली की कोर्ट से निकले हैं, लखनऊ की कोर्ट में आए हैं, यही तो काम ये कर रहे हैं। सुल्तानपुर की कोर्ट, हाँ सॉरी, सुल्तानपुर में गए हैं, वहां 8 तारीख मिली है और लखनऊ वाले में 9 तारीख मिली है। वो भी तब मिली है जो श्रीवास्तव जी हैं, अभी शाम को मेरी बात हो रही थी उनसे, जो याचिकर्ता हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में खींच के ले गए हैं वही मुकदमा सेना के अपमान वाला। उसमें राहुल गांधी के वकील ने खुद याचिकर्ता के से बात होने के आधार पर मैं बता रहा हूं, खुद राहुल गांधी के वकील ने इनसे अनुरोध किया कि आप जो है ऑब्जेक्ट मत करिएगा और अनुपस्थित रहने की याचिका लगाई कि अगली तारीख दे दीजिए। तो 9 तारीख वहां से मिली है। तो ये अपने लोकसभा क्षेत्र में आए चाहे ना आए, लेकिन ये इतना थूके हैं और थूकने की इनकी जो आदत है वो इनको बार बार कोर्ट बुलाएगी। तो हमको लग रहा है कि ये चुनाव तो क्या लड़ेंगे, ये कोर्ट कचहरी में मुकदमे ही लड़े और रोज ये बयाने दे रहे हैं। उसके बाद हमको लग रहा है कि कुछ समझदार जो बाकी रह गए हैं कांग्रेस में, कुछ भी थोड़े बहुत, उन्होंने इनको कहा हो गया भैया अब ये आप इस तरह के बयाने न लो। और मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं उसके बाद रिजिजू का ये कहना कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि सरकार ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि इनको एनफ इज एनफ और अब कायदे से इनका इलाज हो। क्योंकि सरकार, हमको लग रहा है सर, इसमें भी नरेंद्र मोदी जी चुप होके कहीं ये तो नहीं देख रहा है कि मेरा विकल्प राहुल गांधी बनने की कोई गुंजाइश है क्या, और फिर जब ये नाप तोल लें तब इनको उठा के कायदे से सबक सिखा दे कि नहीं नहीं यार, किसी भी हाल में मेरा विकल्प नहीं राहुल बन सकता है, भले कितना भी नाराज हो यूजीसी से, इधर से उधर से। एनएसयूआई के अध्यक्ष के लिए इंटरव्यू भी ले रहे हैं आजकल राहुल गांधी, पूरे कॉर्पोरेट स्टाइल में इंटरव्यूज भी चल रहे हैं।
क्या हाँ तो है ये ठीक है, बताओ फिर उसके कोई लिए। बिजनेस व्यापार भी खोल लें, चुनाव तो जीत नहीं पाएंगे, इंटरव्यू लें, वॉक इन इंटरव्यू कराएं, फिर सेल्समैन नहीं, वगैरह बना के कुछ धंधा पानी शुरू करें। कल एक वीडियो आया था जिसमें एक एनएसयूआई अध्यक्ष का एक जो वो उम्मीदवार है, वो बेचारा गाड़ी लगा के 10 जनपद के बाहर और दौड़ के जा रहा है, जैसे वो कॉर्पोरेट इंटरव्यू देने हम लोग नहीं जाते हैं, अरे देर हो गई तो दौड़ के गया, उसी तरीके से वो दौड़ के जा रहा है एकदम अंदर। अब अंदर तो बेचारों को इतनी भी औकात नहीं है, 10 जनपद के भीतर इनको गाड़ी तक लेके नहीं जाने दिया जाता। दूसरी तो दूसरी बात है, मंत्रालयों के भीतर गाड़ी जाती है, लेकिन 10 तो ये जनपद 10 के, जनपद में क्यों हो रहा था? इनका तो अब ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस। हाँ वो पता नहीं, ये आवास पे ये हो वो सकता है सर, कि, वो कहते दीनदयाल हैं उपाध्याय ना मार्ग के पीछे। तो ये हाफ सर, पैंट वो पहन के ले रहे होंगे इंटरव्यू, हो सकता है ना, तो घर सो के उठ के। नहीं नहीं, वो भी तो है सर, एक कारपोरेट में जो शब्द आया है कोरोना के बाद, वर्क फ्रॉम होम, तो इनका पॉलिटिक्स फ्रॉम होम चल रहा हो, ये भी तो। और 10 जनपद में क्यों ले रहे थे भाई? इनका घर तो अलग से है, ये लिया नहीं वहाँ इन्होंने। वहाँ घर पे में सुनने परिवार को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, अपना घर तो अपना होता है, प्राइवेसी मेंटेन रखना चाहते होंगे। अरे एक और विषय ले लेते हैं कि साहब, ये हमारे अरशद मदनी जी ने तो बड़ा कस के धमका दिया उस सरसंघ चालक जी को। कह रहे कि साहब के खून की नदियां बहा देंगे। इनको भी तौकीर रजा का हाल पता नहीं है क्या? अवनीश जी। सर जी जी। जी 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 सर, देखिए, आप किसी के वोट बैंक को न्यूट्रलाइज कर दीजिए, उसकी पॉलिटिकल ताकत को न्यूट्रलाइज कर दीजिए, ये तो एक बार चलेगा। भाई 2014 से 2024 तक क्या हुआ, मैं नहीं मानता वो सबका साथ सबका विकास, ठीक है प्रधानमंत्री जी, आप बहुत बड़े आदमी हैं, और आपको लगता होगा 2-4% देते भी होंगे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन इस बात में तो पूरी सच्चाई है कि अधिसंख्य मुसलमान, केंद्र की सरकार तो छोड़ दीजिए, राज्य की सरकार, सांसद, विधायक तो छोड़ दीजिए सर, किसी एक मोहल्ले का कारपोरेटर भी भारतीय जनता पार्टी से बने, ये नहीं बर्दाश्त करता है। उसके बाद भी आपने क्या किया, 2014 में मुस्लिम वोट बैंक को न्यूट्रलाइज कर दिया, सरकार बनाई, 2019 में बनाई, 2024 में बनाई, तो पॉलिटिकली आपने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब सर ये बताइए, आपने हमारी राजनीति खत्म कर दी, अब आप हमारा जो अस्तित्व है, जो आइडेंटिटी है, आप उस पर भी हाथ डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि अब आप जो है वो, जैसे वो गाजीपुर में याद आ गया कि अरे कागज भी मिल गया, वो कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, कागज है ही नहीं है, इनको कागज भी मिल गया, इल्हाम भी हो गया कि अरे हम तो दुबे थे, तो नाम लगाया दुबे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण आपको दूं, योगी जी के गृह नगर गोरखपुर का ही, गोरखपुर जनपद में एक तहसील है सर, बांसगांव। बांसगांव तहसील में एक गांव है, अनुपम, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं खुद जाके देख के आया हूँ। बांसगांव, ये इनके हरिशंकर तिवारी वाली, हरिशंकर तिवारी वाला, जी जी, और मेरी भी चिल्लू तहसील वही पार, होती क्या है, नाम है, चिल्लू पार। विधानसभा चिल्लूपार, जी किलो चिल्लूपार। बारह। हाँ, मेरी भी मतलब गांव वाली विधानसभा चिल्लूपार ही है। अच्छा। अच्छा तो अच्छा। वहां एक गांव है, उस गांव में शाही लोगों का गांव है, शाही जो ठाकुर साहब लोग हैं वो लगाते हैं शाही। आप चलते जाइएगा, प्रबल प्रताप शाही, एक घर आपको दिखाई देगा, मैं मतलब नाम ऐसे ही ले रहा हूं, प्रबल प्रताप शाही, और अचानक उसके ठीक बगल वाला घर आपको दिखाई दे देगा, गुड्डू लाल अमीन शाही। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कुछ ही जनरेशन पीछे ये कांड हुआ है। तो मोहन भागवत जी, अच्छा मोहन भागवत जी ऐसा नहीं, आरएसएस के बारे में ऐसे ही नहीं लोग कहते हैं कि लंबे लंबे प्रोजेक्ट बनाते हैं, छोटे प्रोजेक्ट इनके होते नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था, वो कहा था कि भाई सबका डीएनए एक ही है। बोले पूजा पद्धति खाली बदल गई है, डीएनए एक ही है, उसके बाद अब सीधे घर वापसी चले आए। तो सर आप बताइए कि आइडेंटिटी भी समाप्त कर देंगे आप, तो फिर मदनी तो चिल्लाएगा ही। और योगी जी, मतलब क्या कहें, अब प्रारब्ध के इतने धनी हैं वो कि उनको बैठे बैठे जैसे काम मिल जाता है। तो देवबंद सर उत्तर प्रदेश में ही आता है, और ये जो वंदे भारत पर जो पथराव हुआ है, तो उसके बाद योगी जी बड़े साफ तौर पर अपने एक्शन में लग भी गए। आज रात का हमारा लाइव भी इसी पे है। तो योगी जी तो कायदे से लग गए हैं, तो उनको तो बस मौका चाहिए। और झुमके वाले वहां पे तो ये कोई मौलाना क्या का ये हाल देख ही रहे आपके हैं। पीएसी की कोई बटालियन भी लगा दी है वहां देवबंद में, नहीं उसका नहीं, हेडक्वार्टर बटालियन नहीं से वहां देवबंद में तो बकायदे इसका एटीएस एटीएस का सेंटर ही डाल दिया ना सर। का अच्छा सेंटर अच्छा। खोल दिया वहाँ।
एटीएस का सेंटर खोल दिया है सर वहां। अरे और तो छोड़िए सर, मदरसों का वेरिफिकेशन आप बताइए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कर लेता। मैं कहता हूं चलिए मदरसों को स्कूल मान लेते हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कर लेता। योगी जी जानते हैं सर मदरसों का वेरिफिकेशन किससे करा रहे हैं? एटीएस कर रही है। उत्तर प्रदेश में खास तौर से ये नेपाल वाली सीमा पे तो एटीएस को ही दिया था टॉप टास्क। इस समय भी पूरे प्रदेश में वो अब एक्सटेंड हो गया है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। एक एक बच्चे की वेरिफिकेशन, मौलाना का, फंडर्स का, सबका चल रहा है और ये काम एटीएस कर रही है। तो देवबंद में तो ले जाके एटीएस का पूरा खोल दिए। अच्छा देवा में तो सर योगी जी को काम अच्छा दे दिया है और योगी जी अपना करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज बड़ा मतलब 2 कंट्राडिक्शन देख के बड़ा मजा आया। मोहन भागवत साहब कहते हैं घर वापस ही आ जाओ, योगी आदित्यनाथ कहते हैं गजवा हिंद का सपना देखोगे तो जहन्नुम का टिकट देंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है भागवत जी ने कहा यार जहन्नुम जाने से अगर बचना है तो घर वापसी कर लो। ये भी कहते रहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है। हाँ तो बोले इससे अच्छा घर वापसी कर लो। मदनी तो सर इसीलिए अभी हैरान है कि वो आंकड़े दे के कह रहा है कि ये 20 करोड़ मुसलमानों को आप कैसे वो घर वापसी करा लोगे, और अब ये ईसाइयों को भी अपना भाई बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ये 6 करोड़ देखो ईसाई भी तो हैं, इनको आप कैसे घर वापसी करा लोगे। तो इनकी मेन चिंता ये है, इनकी चिंता ये है कि हम हिंसा का लगातार रास्ता अपना रहे हैं और ये लोग घर वापसी की बातें करके इतना बड़ा टारगेट ये लोग लेकर ही कैसे चल रहे हैं कि हमने संख्या इतनी बढ़ाई तब भी ये ऑप्टिमिस्टिक हैं। इनकी हैरानी का कारण ये है कि हमने तो प्लांटिंग की है पूरे देश में तब भी ये इतने आसान है और कह रहे हैं कि हम घर वापसी सबकी जो है करा देंगे। तो वो एक तरीके से जो आत्मविश्वास मोहन भागवत ने दिखाया है उसको लेकर ये लोग हैरान है और इनको पता है यूपी है, पत्थर लेके निकलेंगे तो वो जहन्नुम वाली बात वो तो है ही। फिर भागवत जी के आत्मविश्वास की बात तो अपनी जगह, इनको कम से कम इनकी नीयत पर विश्वास है मदनी को कि ये वाकई करा लेंगे, इसलिए नंबर बता रहे हैं यार 20 करोड़ हम हैं, 6 करोड़ ईसाई हैं। तो जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि इनको उम्मीद भी हम ही से है, तो मदनी को भी उम्मीद इन्हीं से है, ये वाकई यार करा भी लेंगे। अभी तो इनको धक्का लगने वाला है केरल में ईसाई किसको वोट करते हैं, वो एक बार वो आएगा तो वो तो एक अलग खेल है। निश्चित निश्चित तो इस बार किया है इन्होंने, ये बिना किए थोड़ी ना हुआ है जो कुछ भी केरल में। तो वहां तो वो रणनीति चल रही है ना कि दुश्मन का दोस्त जो है, दुश्मन का दुश्मन भाई, वो वाली चीज है। क्योंकि याद रखिए लव जिहाद अगर सबसे पहले कहीं कॉइन हुआ था और बाकायदे हलफनामे में दर्ज हुआ था तो वो केरल है, और ईसाई कम्युनिटी वहां सबसे ज्यादा इनसे परेशान है। चर्च का दिया हुआ शब्द है ये। बिल्कुल 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 चर्च का दिया हुआ और सबसे पहले केरला हाईकोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज में जी रिकॉग्नाइज बिल्कुल हलफनामे में दिया था सरकार ने। जी 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 तो आइए इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और अवनीश जी को, अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।